हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। एंड ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है, यानी कि पार्ट 2 में हम लोग कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एमटीपी एक्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमटीपी एक्ट एंड द डेफिनेशंस अंडर द एमटीपी एक्ट। ये हम सब लोग पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमें पता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बेसिकली क्यों आया था, वी कैन जस्ट रिकॉल द ऑब्जेक्टिव। इट वाज पास्ड इन द इंडिया टू लीगलाइज द अबॉर्शंस। सो जितने भी आपके अनसेफ अबॉर्शंस होते थे, जिसकी वजह से आपका विमेन की हेल्थ पे रिस्क आता था, तो उस वजह से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक कानून बनाया गया ताकि अबॉर्शन जैसी प्रक्रियाओं को लीगलाइज किया जा सके और महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जा सके। तो आज हम ये स्टडी करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो एमटीपी एक्ट है उसकी इंडिकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं। इंडिकेशंस का मतलब उसके यूज कहाँ कहाँ पर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब बात आती है एमटीपी एक्ट के इंडिकेशंस की, तो इसकी जो इंडिकेशंस हैं वो 3 लेवल पर है। ठीक है। पहला है आपका थेराप्यूटिक, यानी कि मेडिकल बेसिस। दूसरा है आपका सोशल इंडिकेशन, यानी कि आप सोशल किसी वजह से भी आप एमटीपी एक्ट को यूज कर सकते हैं। और तीसरा आता है इसका यूजेनिक रीजन। तो हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं थेराप्यूटिक, यानी कि मेडिकल यूज क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है और उस प्रेगनेंसी के कंटिन्यू रहने की वजह से मदर की लाइफ जो है वो खतरे में है, तो अगर आपको मदर की लाइफ को सेव करना है तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। आप उस मदर की प्रेगनेंसी को मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट के तहत टर्मिनेट करा सकते हैं। बट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ लिमिटेड और स्कार्सली जस्टिफिकेशन इसके दिए गए हैं। पहला है, अगर महिला को जो रिस्क एसोसिएटेड है वो किस वजह से है, बिकॉज उसे कुछ कार्डियक डिजीजेस हैं। अगर वो अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है तो उसको कार्डियक प्रॉब्लम्स उसकी वर्स हो सकती है, तो ये एक जस्टिफाइबल रीजन है। दूसरा, अगर महिला को क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। तीसरा, अगर महिला को मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन है। चौथा, इफ शी इज गोइंग थ्रू हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम, again a chronic condition. Fifth is if she is having any cervical or breast related malignancies. Sixth is डायबिटीज मेलाइटिस, अगर महिला को है और उसकी डायबिटीज मेलाइटिस की स्टेट ये है कि उसको रेटिनोपैथी भी हो चुकी है, यानी कि उसकी आंखों में से विजन जाने लगा है। और सेवंथ है आपका, अगर महिला को कोई किसी प्रकार का साइकियाट्रिक इलनेस और एपिलेप्सी है और आपका आरएमपी इज गिविंग ओपिनियन ऑफ फर्दर थ्रेटनिंग द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन इफ द प्रेगनेंसी रिमेन कंटिन्यूस, तो यू कैन इम्प्लीमेंट द एमटीपी। अब बात करते हैं सोशल इंडिकेशन क्या है एमटीपी की। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए आपके पास कोई मेडिकल रीजन नहीं है, कोई थेरेपेटिक रीजन नहीं है। हाँ, पर हो सकता है आपके पास कोई सोशल रीजन हो। अब सोशल रीजन कैसे हो सकता है? हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी महिला का, चाहे वो मेजर है चाहे माइनर है, उसका सेक्स क्राइम की वजह से शी बिकेम द रेप विक्टिम। ओके। अब यहाँ पर एक कंस्ट्रेन आ जाता है। आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ये चीज ध्यान में रखते हैं कि वो महिला को प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की स्वतंत्रता दी जाए। अब इफ शी डजंट वांट टू कंटिन्यू द चाइल्ड इन हर होम, तो ये स्वतंत्रता उसको कानून दे। तो अगर महिला का रेप हुआ है, बोथ इन केस ऑफ मेजर एंड माइनर, जैसे मैंने आपको बताया, और वो मेंटली इम्बैलेंस्ड है एंड शी डजंट वांट टू कंटिन्यू, तो उसको मेडिकली अबॉर्शन करवाने की लीगल छूट दी जाती है अंडर द एमटीपी एक्ट 1971। सेकेंड आपका, अगर मान लीजिए कोई मैरिड कपल है एंड दे डोंट वांट टू प्लान चाइल्ड इन देयर फैमिली, और वो लिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस रखना चाहते हैं और उनका किसी कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर होने की वजह से उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो इन दैट केस ऑल्सो दे कैन गो फॉर द एमटीपी। एंड थर्ड इज, अगर 80% ऑफ केसेस को अगर हम देखें, पर ये लिमिटेड है टू पेरस वुमेन जिनके पास अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई महिला है जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े इलाके में रहती है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही कम है, तो क्या होगा उस केस में? शी इज नॉट इन अ पोजिशन कि वो अपने बच्चे को पाल सके, तो उसको भी एमटीपी क्या करता है, लीगल अबॉर्शन करने का लिबर्टी देता है। तीसरा कारण जो हमारे पास आता है, थर्ड कॉज ऑफ, या कहें थर्ड यूज ऑफ यूजिंग एमटीपी इन इंडिया, इट इज दी यूजेनिक। यूजेनिक का मतलब ये है कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने की वजह से सब्सटेंशियल रिस्क बच्चे को है, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, अगर उसकी मेंटल या फिर फिजिकल एबनॉर्मलिटी के चांसेस हैं, हो सकता है बच्चा पैदा होने के बाद लाइफ लॉन्ग हैंडीकैप्ड रहे, तो उस केस में भी मेडिकल टर्मिनेशन इसको अलाउ करता है। इसमें देखिए दो तीन कंडीशन हमें बताई गई हैं कि कौन कौन सी वो मेंटल और फिजिकल एबनॉर्मेलिटी हो तो आप एमटीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पहली चीज है कि अगर बच्चे में कोई स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है,
ठीक है, अगर आपका फीटस जो है वो इन तरीके की एबनॉर्मलिटी लेके चल रहा है, जैसे उसे हीमोफीलिया हो गया जिसमें उसको जिंदगी भर ब्लड लेना पड़ेगा, है ना, तो इसमें क्या है, उसकी लाइफ तो अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंटी उस तरीके के फीटसेस का एबॉर्शन क्या कराता है, लीगलाइज कराता है। दूसरी कंडीशन है कि अगर जो फीटस है उसमें कोई टेरेटोजेनिक ड्रग की वजह से कोई टेरेटोजेनिसिटी आ गई है, हो सकता है महिला ने कोई रेडियो थेरेपी ली हो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, जिस वजह से रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से महिला के थ्रू आपके फीटस में आपका कोई डिफॉर्मिटी आ गई है, तो इस केस में भी बच्चे को टर्मिनेट करने का एमटीपी परमिशन देता है। एंड तीसरा है, अगर महिला को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन हुआ है और वो इन्फेक्शन स्प्रेड होते होते बच्चे के अंदर चला गया है, और स्पेशली वो कोई रुबेला जैसा इन्फेक्शन है या कोई वायरल इन्फेक्शन है, सो इन दैट केस ऑल्सो एमटीपी कैन बी इम्प्लीमेंटेड। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि हमारा एमटीपी एक्ट जो है वो कहाँ किया जाना चाहिए। तो एमटीपी कराने के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस दिया जाता है। यहाँ पे प्लेस का मतलब हमने डेफिनेशन में पहले से पढ़ा था, प्लेस एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन या स्टेब्लिश किया गया है, या एक ऐसा प्लेस जिसे गवर्नमेंट ने इस तरीके के एक्ट के लिए किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा अप्रूव किया है, तो उस तरीके के प्लेस पर ही आप एमटीपी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, एमटीपी एक्ट आया तो 1971 में था, पर 2002 में इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, यानी कि इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। तो वो चेंजेस क्या है, पहला तो ये हमको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है, हो सकता है पूछ लिया जाए किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि एमटीपी एक्ट अमेंड कब हुआ था, तो ये सन 2002 में हुआ था। इस अमेंडमेंट में क्या चीजें बदली थी, तो पहली चीज जो इसके अंदर जो लुनेटिक टर्म था, इसको रिप्लेस कर दिया गया। अब यहाँ पे हम मेंटली इल वर्ड यूज करते हैं। तीसरी चीज है, एमटीपी जो है वो वही होनी चाहिए, ऐसे प्लेस पर होनी चाहिए जो कि किसी चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अप्रूव किया गया हो। अगर वो प्लेस अप्रूव नहीं है तो वहां पर आप उसको नहीं करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो डिफॉल्टर्स होंगे उनकी पनिशमेंट जो है वो काफी राइगरस कर दी गई है। डिफॉल्टर्स यानी कि जो भी एमटीपी के नियमों का उल्लंघन करेंगे उन्हें डिफॉल्टर्स कहा जाएगा। तो उनका जो पनिशमेंट है वो 2 से 7 साल का कर दिया जाएगा। और जो उस जगह के ओनर हैं, ठीक है, वो भी रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे एज अ, अगर वहां पे कोई भी एमटीपी के कानूनों का उल्लंघन होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम अबॉर्शन की। देखिए, जब मेडिकल अबॉर्शन किया जाता है तो मेडिकल अबॉर्शन यानी कि दो तरीके से अबॉर्शन किया जा सकता है, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल अबॉर्शन अगर 12 हफ्ते से नीचे की प्रेगनेंसी है तो उस केस में मेडिकली अबॉर्शन किया जाता है। मेडिकल अबॉर्शन का मतलब यहाँ पे किसी मेडिसिन की मदद से आप फीटस का रिमूवल करते हैं। तो यहाँ पर एमटीपी में यूज की जाती है दो ड्रग, मिफिप्रिस्टोन एंड मीजोप्रोस्टोल। तो ये आपने याद रखनी है, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ध्यान रहे आपको कि अगर आप मेडिकल अबॉर्शन कर रहे हैं तो मेडिकल अबॉर्शन में मिफिप्रिस्टोन RU486 एंड मिजोप्रोस्टोल को अप्रूव किया गया है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे यहाँ से एक और चीज कि ये 7 हफ्ते की अगर टर्मिनेशन है आपकी, तब आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 7 हफ्ते तक की है तब तक आप मेडिकली टर्मिनेशन पे जा सकते हैं। दूसरी चीज, आरएमपी ही इस तरीके की ड्रग्स को प्रेस्क्राइब कर सकता है। जो ये आपका अबॉर्शन किट है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक आरएमपी ही प्रिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, तीसरी चीज है कि इसके अंदर मेडिकल अबॉर्शन के अंदर आपको एमटीपी के जो भी रेगुलेशंस रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका ये वही प्रेस्क्राइब हो सकता है अगर उस व्यक्ति की एक अप्रूव्ड प्लेस में एक्सेस है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जहां पे मेडिकल अबॉर्शन करवाया जाता है उस प्लेस पर उस आरएमपी के द्वारा अपने सर्टिफिकेट को डिस्प्ले करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं अमेंडमेंट की इम्प्लीकेशंस, जो चेंज हुए हैं ये कहाँ कहाँ यूज होंगे। सबसे पहली चीज, सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन ऑफ साइट्स को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने प्लेस को रजिस्टर कर सकते हैं फॉर कंडक्टिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरी चीज, जो प्रोवाइडर्स हैं वो अपनी साइट्स में जो अप्रूवल है वो आपका ले सकते हैं अंडर द एमटीपी एक्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए, और अधिकतम आपका 20 हफ्ते की, अगर आपकी प्रेगनेंसी 3 महीने की है मिनिमम, ठीक है, और अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 हफ्ते की हो गई है, एक 3 महीने की यानी कि एक महीने में अगर हम लगाएं 4 हफ्ते होते हैं, तो 3 हफ्ते में 12, तो 12 वीक से लेकर 20 वीक तक की प्रेगनेंसीज को आप एमटीपी एक्ट के अंतर्गत टर्मिनेट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं एमटीपी रूल्स की। एमटीपी रूल्स जो है वो बच्चों हमको पता है ये आए थे 1975 में। एक्ट बना था 1900, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, एक्ट बना था हमारा 1971 में, और रूल्स आए थे उसके 4 साल बाद 75 में। अब ये रूल्स क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो ये रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से कर सकें। एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन रूल्स के थ्रू होता है, तो रूल्स इसीलिए बनाए गए हैं। दूसरा रूल ये भी इंश्योर करेंगे कि एमटीपी की जितनी भी सर्विसेज हैं वो किसी क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा ही दी जा रही हो और एक बहुत ही हाइजेनिक और सेफ कंडीशंस में दी जा रही हो। नेक्स्ट आपका एमटीपी रूल्स ये मॉनिटरिंग का भी काम करते हैं, जितनी भी आप क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उनकी मॉनिटरिंग भी
एमटीपी रूल्स के अंतर्गत करवाई जाती है। अब बात आती है ये एमटीपी रूल्स कवर किस किस चीज को करते हैं। तो ये कवर करते हैं पहला तो कि जो आपके आरएमपीज हैं या प्रोवाइडर्स हैं उनकी एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग कितनी होनी चाहिए। दूसरा आपका जो प्लेस है आपके आपका जहां पर आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट करते हैं उसका अप्रूवल भी आपका एमटीपी रूल्स के अंतर्गत ही कवर होता है। नेक्स्ट आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनती है अप्रूवल देने के लिए उसकी कंपोजिशन और उसका टेन्योर कितना होगा वो भी एमटीपी रूल ने ही कवर किया है। फिर आपका बात आती है उस अप्रूव्ड प्लेसेस में जो इंस्पेक्शन या उनके सर्टिफिकेट का कैंसिलेशन या उनका सस्पेंशन या उनकी रिव्यू होती है वो भी एमटीपी रूल कवर करता है। और लास्ट में आता है कंसेंट फॉर्म। ओके। अब बात आती है एमटीपी का फॉर्म कौन करेगा। एमटीपी का जो कंडक्शन है वो करता कौन है। तो जाहिर सी बात है ये आरएमपी करता है। आरएमपी की डेफिनेशन हम पहले से पढ़ चुके हैं। आरएमपी इज एनी पर्सन हु इज रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन एंड हुज नेम हैज बीन एंटर्ड इनटू द स्टेट मेडिकल काउंसिल एंड हु हैज सच एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, उसको कहा जाता है आरएमपी। और वही कर सकता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का कंडक्शन। बात करते हैं एमटीपी रूल्स जो है हमने पढ़ा कि वो ट्रेनिंग को कवर करता है ना, कि आपके जो आरएमपी उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग की दो रिक्वायरमेंट है, पहली और दूसरी। पहली यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी आप 12 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कर रहे हैं तो उसमें जो प्रैक्टिशनर है उसने आपका कम से कम 25 केस एमटीपी के किए हों और 25 में से 5 एटलीस्ट उसने इंडिपेंडेंटली किए हों। तो इसका मतलब वो आपका मतलब उसकी ट्रेनिंग इतनी तो होनी ही चाहिए अगर उसको 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है। अब बात करते हैं अगर उसको 12 हफ्ते से ज्यादा की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, उस टाइम पे आपका पहली चीज तो ये है कि वहां पे दो आरएमपी की ओपिनियन ली जाती है। जब 12 हफ्ते से नीचे की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना होता है तो वहां पे एक ही आरएमपी है जिसकी राय को लिया जाएगा। लेकिन जब कंडीशन थोड़ी सी आप लोगों को लग रहा है क्रिटिकल है क्योंकि अभी प्रेगनेंसी का टेन्योर भी बढ़ चुका है, 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी है आपके पास, है ना, तो फीटस का साइज भी बड़ा है, थोड़ा सा रिस्क भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपकी रिक्वायरमेंट बदल जाती है। इसमें क्या होता है, दो आरएमपीज लिए जाते हैं जिनकी राय को कंसिडर किया जाता है। पहली चीज इसमें यह है कि प्रैक्टिशनर के पास अगेन फिर से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए गायनेकोलॉजी में या ऑब्स्टेट्राइसिस में, उसने 6 महीने का आपका हाउस जॉब किया हो गायनेकोलॉजी में, उसके पास एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस हो गायनेकोलॉजी में किसी एक हॉस्पिटल में जो ये सारी फैसिलिटीज रखता है। और लास्ट आपका उसका स्टेट मेडिकल रजिस्टर में उसका नाम जो है लिखा हुआ हो। अगर कोई ऐसा आरएमपी है, ऐसा प्रैक्टिशनर है जिसका नाम एक्ट के कमेंस होने से पहले ही एंटर हो गया था रजिस्टर में, तो उसके पास कम से कम आपका 3 साल का अनुभव रिक्वायर्ड है, ये ट्रेनिंग उसके पास होनी जरूरी है। ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो अप्रूवल है प्लेस का वो कौन देता है। तो अप्रूवल ऑफ प्लेस जो है वो ट्राइमेस्टर के हिसाब से होता है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए आप अपना प्लेस अप्रूव करा रहे हैं तो आपके पास गायनेकोलॉजिकल टेबल, आपके पास स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट, ड्रग्स एंड पेरेंटल फ्लूइड्स, बैकअप फैसिलिटीज अगर शॉक आता है वुमेन को, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। अगर आप मान लीजिए आप फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं, उस केस में आपके पास वो सारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जो 12 हफ्ते प्लस के लिए चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक ऑपरेशन टेबल लगेगी, एनास्थेटिक एजेंट लगेगा और ड्रग्स और पेनिट्रल फ्लूइड्स वही है जो हमारे पहले भी लगे थे। ठीक है। तो ये हमारा था ऑल इन ऑल अप्रूवल ऑफ प्लेस बाय फॉर द ट्रेमेस्टर। अब अप्रूवल प्रोसेस क्या है, अप्रूवल देता कौन है। तो अप्रूवल दिया जाता है बच्चों जो एप्लीकेंट होता है, जो प्रोवाइडर है जो अपने प्लेस को अप्रूव कराना चाह रहा है, वो पहले एक फॉर्म ए भरता है, वो सीएचएमओ को सीएमएचओ को यानी कि चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर को ये एड्रेस करता है। और फिर ये जो आपके सीएमओ होते हैं वो वेरीफाई करते हैं, उस जगह को इंस्पेक्ट करते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि क्या सेफ और हाइजेनिक कंडीशंस हैं। अगर हाँ तो वो रिकमेंडेशन देते हैं अपनी कमेटी को, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है। फिर कमेटी कंसिडर करती है एप्लीकेशन को और फिर एक फॉर्म बी में क्या करती है, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल सेंड करती है। ये देखिए जरा फॉर्मेट, ये है हमारा फॉर्म का अप्रूवल, ये है हमारा सॉरी पहले आप देखिए, ये दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ अप्रूवल, फॉर्म ए, इस तरीके का इसका फॉर्मेट रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्थान का नाम, पूरा पता, गैर सरकारी, कैसा है आपका संस्थान। और जब अप्रूवल मिलता है तो वो इस तरीके से में मिलता है। जो ये फॉर्म है इसका नाम है फॉर्म बी, हिंदी में फॉर्म प्रारूप क प्रारूप ख कहते हैं, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके के एक फॉर्मेट में जो आपकी कमेटी है वो आपका अप्रूवल देती है, तो जिसको आपको डिस्प्ले करने की रिक्वायरमेंट रहती है। जो प्रैक्टिशनर है वो अपने प्रेमाइसेस में इसका डिस्प्ले अच्छे से करते हैं। ठीक है। सो यहाँ तक हमारा एंड हुआ है। इसके बाद हमारा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज रह जाता है अंडर दिस एक्ट, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट 3 में। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।